नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जो अपने साइंस के टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें एक अपना अध्याय छूटा था जिसका नाम था कृषि प्रबंधन। और इसी अध्याय के साथ दोस्तों जो अपनी कक्षा 6 से 8 तक की साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी आज। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साथ ही बता दूं कि दोस्तों ये जो अभी रीट का जो नया सिलेबस जारी हुआ था उसमें ये टॉपिक ऐड किया हुआ है। जो साइंस का सिलेबस जारी किया था उसमें ये ऐड किया हुआ है। न केवल ये वीडियो आपके रीट के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक लगता है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि अधिकतर स्टूडेंट है वो हमारी वीडियो को देखते हैं, न तो लाइक करते हैं और न ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों को भी शेयर कीजिएगा। आज के अध्याय में अपने पढ़ेंगे फसल, उसके प्रकार, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, फसल और पर्यावरण। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं फसल एवं उसके प्रकार। देखिए कि हम पूर्व कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि सभी सजीवों को अपनी वृद्धि, विकास एवं जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, किंतु जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन की सतत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन, सुरक्षा एवं सुनियोजित वितरण अत्यावश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ खान पान की विभिन्नताएं भी पाई जाती है। आपके क्षेत्र की विभिन्न फसलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए हम निम्नलिखित सारणी 1.1 पर विचार करते हैं। ये पादपों की सामान्य जानकारी हैं दोस्तों। इस टेबल को आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा इसको एक बार। अब जो आगे है वो अपने देखते हैं कि सारणी 1.1 को आपने अपने अनुभव तथा माता पिता एवं अध्यापक के सहयोग से समझकर करने का प्रयास करें। सारणी 1.1 के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भोजन में कम उपयोग में आने वाले पादप अपेक्षाकृत कम भूमि पर उगाए जाते हैं, जबकि मुख्य रूप से भोजन की आपूर्ति में काम आने वाले पादप भूमि के बड़े भाग में उगाए जाते हैं। उक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव व जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाई जाने वाले फसलीय पादप कहलाते हैं। देखिए कि फसल क्या होती है वो देखिए और अपने नोट्स में है ना, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा कि जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। आइए करके देखें। आप अपने आसपास के क्षेत्र में बोए जाने वाले पादप के समक्ष निर्धारण कॉलम में उनके बोए जाने की ऋतु एवं बोए जाने के से लेकर कटाई तक की अनुमानित समयावधि लिखकर पूर्ति करें। ये सारणी 1.2 है दोस्तों। इसमें फसली पौधे का नाम, मौसम एवं समयावधि है वो दर्शाई है। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके पूरी कीजिएगा। देखिए कि सारणी 1.2 के अध्ययन से हमें यह ज्ञात हुआ कि कई फसल गर्मी, कई सर्दी व कई बरसात की ऋतुओं में बोई जाती है, अर्थात इनके बोने का समय अलग अलग है। अलग अलग ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलों का जीवन काल भी भिन्न भिन्न होता है। आइए अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों को ऋतुओं के आधार पर सूचीबद्ध करें। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती है? अपने खेत में बोई जाने वाली फसलों को ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। देखिए कि फसलों के प्रकार कौन कौन से हैं, अच्छे से नोट कीजिएगा नोट्स में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपको इनसे देखने को मिलेगा। ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरी जायद की फसल। रबी की फसल होती है दोस्तों, यह अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है, जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर
सरसों आदि। और खरीफ की फसल होती है, यह जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। और जायद फसल है, यह मार्च से जून के मध्य की फसल होती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। समान उपयोगी गुणों के आधार पर भी हम फसलों का वर्गीकरण निम्नलिखित सारणी 1.3 के अनुसार कर सकते हैं। ये उपयोग के आधार पर सारणी है, ये भी आप अच्छे से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए इधर दे रखा है समान गुणों वाली फसलें दे रखी है, उदाहरण दे रखा है और उनके उपयोग दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले देखें तो अनाजी में देखिए, अनाजी के उदाहरण आ जाएंगे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। और उपयोग है इनके रोटी या दलिया में इसका यूज होता है। दलहनी में देखिए अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द, दाल। और तिलहनी में मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, तेल। मसाले वाली में देखेंगे तो मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी और उपयोग हो जाएगा मसाला। और फल या सब्जियों वाली देखें तो आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा। और इसका उपयोग हो जाएगा फल व सब्जियों में। अन्य फसलें देखें तो औषधि एवं चारा में, और उपयोग हो जाएगा इनका औषधियाँ व चारा में उपयोग किया जाता है। अब हम फसल उगाने से पूर्व से लेकर काटने तक की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने खेतों में फसलें देखी होगी, आपने किसानों को फसल संबंधित विभिन्न कार्य जैसे सिंचाई, निराई गुड़ाई, कटाई इत्यादि कार्य करते हुए भी देखा होगा। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो फसल उत्पादन की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी आप नोट्स में अच्छे से नोट करना। आइए हम इन विभिन्न कृषि पद्धतियों यानी खेती के जो चरण हैं की जानकारी प्राप्त करते हैं। कृषि पद्धतियाँ देखते हैं। किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार की क्रियाकलाप यानी कार्य फसल के बोने से लेकर काटने तक करने होते हैं। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ये क्रियाकलाप ही कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसान द्वारा फसल का उत्पादन किन किन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है? सोचिए और बताइए। खेती के निम्नलिखित मुख्य चरण हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई करना, तीसरा है खाद या उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना, पांचवा है फसल की सुरक्षा करना, और छठा है फसल काटना, और सातवां है अनाज का भंडारण करना। ये मुख्य चरण है जो खेती में अपने काम में आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी मिट्टी तैयार करना। पक्का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अध्याय है, तो एक एक चीज़ है वो अच्छे से नोट करते हुए चलनी है आपको। आप अपने आसपास के खेतों में गए होंगे, आपने देखा होगा कि खेत के कई बार खाली दिखाई देते हैं और कई बार उनमें फसलें दिखाई देती है। फसल की बुआई से पहले खेत में क्या क्या किया जाता है, आइए जानें। सबसे पहले किसान खेत में हल चलाता है। खेत में हल चलाने के कौन कौन से साधन आपने देखे हुए हैं? खेत में हल चलाने के निम्नलिखित अलग अलग साधन हो सकते हैं, जैसे कि पशुओं द्वारा जो पारंपरिक तरीका था, ठीक है, और वो अब भी चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रैक्टर का जो द्वारा करते हैं वो आधुनिक तरीका है जो अभी चल रहा है। इसमें ये देखिए चित्र में दर्शा भी रखा है। खेत में फसल की बुआई से पहले हल क्यों चलाते हैं, इसके लिए देखिए कि फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली कर देता है। पोली मिट्टी के लाभ निम्नानुसार है। ये क्या करती है कि बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, इससे अंकुरण सरलता से हो जाता है। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है। इसके अलावा नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है और मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे कि केंचुए की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। इसके अलावा
मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से यह समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। यानी मिट्टी में हल चलाकर उलट पलट कर पोला कर बनाना ही जुताई कहलाता है। तो जुताई क्या होता है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं कृषि के औजार। किसान जुताई के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि औजार उपयोग में लेता है, जैसे कि हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि। ये चित्र में दर्शा रखा है, हल दर्शा रखा है, इधर कुदाली है और ये कल्टीवेटर है। और अब पढ़ते हैं अपने बुआई करना। किसान खेत की जुताई करने के बाद खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई का कार्य करता है। किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीज चयनित करता है। ऐसे बीजों का चयन करता है जो स्वस्थ हो, जिससे अधिक फसल का उत्पादन किया जाए। उत्तम किस्म के बीजों की पहचान के लिए आओ गतिविधि करें। गतिविधि है दोस्तों कि एक पानी से भरी बाल्टी लीजिए, बाल्टी में 2-4 मुट्ठी मूंग के बीज डालिए। कुछ देर बाद बाल्टी में बीजों की स्थिति का अवलोकन कीजिए। क्या स्थिति नज़र आ रही है? हम देखते हैं कुछ बीज पानी में डूब गए एवं कुछ बीज पानी पर तैर रहे हैं। कुछ बीज पानी पर क्यों तैर रहे हैं? जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वे बीज क्षतिग्रस्त एवं खोखले हैं, अतः हल्के होने से तैरने लगते हैं, जबकि स्वस्थ बीज खोखले नहीं होने से पानी से भरी बाल्टी के पेंदे में बैठते हैं। इस गतिविधि द्वारा किसान स्वस्थ बीजों की पहचान कर उन्हें पृथक कर लेते हैं। ये बीज बोने के जो औजार है दोस्तों वो दर्शा रखे हैं, परंपरागत दर्शा रखा है। और इधर देखिए बीज बोने का जो आधुनिक औजार है वो सीड ड्रिल है, वो दर्शा रखा है। देखिए खाद एवं उर्वरक देना। आपने खेत में किसान को खाद देते हुए भी देखा होगा। बताइए किसान खेत में खाद क्यों डालता है? मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरकता यानी उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद व उर्वरक में अंतर पढ़ें तो देखिए कि हमने यहाँ मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बढ़ाने वाले 2 प्रकार के पदार्थों के नाम पढ़े हैं, खाद एवं उर्वरक। इन्हें आपने भी खेतों में डालते हुए देखा होगा। दोनों ही मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाते हैं, फिर भी इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? इन दोनों के में क्या अंतर है, आइए जानें। खाद प्राकृतिक एवं जैविक है, परंतु कृत्रिम में क्या आ जाएगा, उर्वरक आ जाएगा, यानी परंतु उर्वरक कृत्रिम है। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे गोबर की खाद यानी कंपोस्ट खाद हो गई, वह वर्मी कंपोस्ट ये जो केंचुए से बनाई जाती है खाद आदि। जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, पोटास हो गया आदि। ये सारे दोस्तों अपने पीछे के अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं इनके बारे में। खाद उर्वरक से बेहतर है। प्राकृतिक खाद में हुमस अधिक होती है तथा ये मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है, जबकि उर्वरक में हुमस का अभाव होता है, अतः जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट है जैविक खाद के लाभ बढ़ते हैं अपने। पहला लाभ देखिए कि ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। यह खाद में इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेज़ी से होती है। इसके अलावा इससे मिट्टी पोली बनी रहती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है, और जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब है सिंचाई करना। खेत में फसल के उगने एवं खाद मिलाने के पश्चात किसान क्या करता है? किसान फसल को पानी पिलाता है। जिस प्रकार हमें भोजन के साथ जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसल को भी वृद्धि एवं फलित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई क्या होती है दोस्तों? ये पानी देना सिंचाई होता है, और ये चित्र में दर्शा रखा है सिंचाई के जल स्रोत दर्शा रखे हैं। इन पर भी अपने चर्चा कर चुके हैं। सिंचाई के फसल के लाभ है, वैसे इसमें इसी अध्याय में भी और चर्चा करेंगे इसमें। तो अब इसके लाभ और देख लेते हैं कि
बीज अंकुरण के लिए और वाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु पत्तियों को जल की आपूर्ति करना। जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं और इसके अलावा है पौधे की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंचाई हेतु जल के स्रोत में देखें तो किसान नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि जल स्रोतों का उपयोग सिंचाई के लिए करता है। अब पढ़ते हैं अपने सिंचाई के साधन। सिंचाई के कई साधनों द्वारा किसान फसलों की जल आपूर्ति करते हैं। ये साधन कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जानें। हम सिंचाई के विभिन्न साधन काम में लेते हैं जिन्हें चित्र 1.8 में दर्शाया गया है। सिंचाई के साधन दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। ये देखिए, एक तरफ दिखा रखा है चड़स और एक तरफ नलकूप दर्शा रखा है, यानी चड़स तो आ जाएगा पारंपरिक में और आधुनिक में आ जाएगा नलकूप। इसके अलावा डोगली दर्शा रखा है, विद्युत पंप दर्शा रखा है, रहट दर्शा रखा है, मोट है, डीजल है। तो ये चित्र में दर्शा रखे हैं। देखिए कि हमने चित्र 1.8 में सिंचाई के विभिन्न साधन देखे हैं। इनसे सिंचाई कैसे होती है बताइए। आजकल नलकूप, विद्युत या डीजल पंप आदि से सिंचाई की जाती है। ऐसा क्यों? परंपरागत साधनों की तुलना में आधुनिक साधनों से कम समय में अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है। इनसे जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। सिंचाई की आधुनिक गतिविधियों को निम्न चित्रों द्वारा समझ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आधुनिक विधियां हैं सिंचाई की। एक तो छिड़काव द्वारा और एक है ड्रिप तंत्र। छिड़काव में आ जाएगा यानी छिड़कर ऊपर से, और ड्रिप में आ जाएगा बूंद बूंद सिंचाई जड़ों में। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना नोट्स में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेगा। छिड़काव वाले में दोस्तों ये असमतल भूमि के लिए है, और ड्रिप यानी ये जो ड्रिप तंत्र है ये समतल भूमि के लिए है। फसल की सुरक्षा करना पड़ते हैं। अब ऐसा मानते हैं कि किसान फसल पकने पर उसे काटकर खेत से घर सुरक्षित ले आए तब उसकी मेहनत सफल होती है, परंतु यह आसान प्रक्रम नहीं है। इस अवधि में किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं क्या क्या हो सकती है, आप इन समस्याओं की सूची तैयार करें। तो आप ये दोस्तों इसमें बना के टेबल को पूर्ति करके देखिएगा वीडियो पॉज करके। ये चीज़ें अपने खरपतवार वगैरह है, प्राकृतिक आपदा वगैरह है, ये अपने पढ़ चुके हैं, तो वो सारी इसमें आ जाएगी। देखिए, उक्त समस्याओं से फसल का उत्पादन कम होता है, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान होता है। आइए हम सारणी 1.5 से फसल उत्पादन की समस्याओं, विपरीत प्रभावों एवं बचाव के उपायों को समझें। कृषि की समस्याएं, कुप्रभाव एवं बचाव के तरीके। ये देखिए, समस्या दर्शा रखी है, फिर समस्या की पहचान है, फिर समस्या से फसल पर होने वाले कुप्रभाव है और बचने के तरीके दर्शाइए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं समस्या में खरपतवार। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं। फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, फसल को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। और बचाव के तरीके, समय पर निराई गुड़ाई करना, खरपतवार नाशी का उपयोग करना। वैसे ये अपने पीछे के अध्याय पढ़े थे, तब ये अपने चर्चा की थी खरपतवार वगैरह के, और अलग अलग चैप्टर भी पढ़े हैं इनके अपने। दूसरा है अपने प्राकृतिक प्रकोप। इसमें आ जाएगा दोस्तों बाढ़, सूखा, सर्दी, आग। और इनमें क्या हो जाएगा कि पानी भर जाना, खाद मिट्टी बह जाना, फसल का सूखना या आग से जल जाना। और इसके जो बचाव है वो देखिए कि जल निकासी बनाना, सूखा पड़ने पर सिंचाई करना, आग से सुरक्षा के उपाय तैयार करना। नेक्स्ट है कीट या फफूंद, जीवाणु व वायरस द्वारा होने वाले रोग। तो इसमें क्या होता है कि पत्तियों का काटना, तनों का सूखना, फसल खराब होना व उत्पादन में कमी। पत्ती, तना, फल खराब होना, ये इससे प्रभावित होते हैं। और बचाव देखें तो कीट, जीवाणु एवं फफूंद नाशकों का छिड़काव करना। अगला है जानवर। जानवर में देखिए कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, यानी फसल को नुकसान पहुंचाना, फसल का बर्बाद हो जाना। और इसके लिए सुविधा के उपाय देखें तो बाड़ लगाना, सुरक्षा करना। अब पढ़ते अपने फसल काटना। आपने खेतों में फसल कटते हुए देखा होगा। फसल कब काटी जाती है? फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। फसल के पक जाने पर उसे या तो जड़ से उखाड़ा जाता है या मिट्टी के पास से काटा जाता है।
फसल को पुराने समय में दराते से काटा जाता था। आज भी कहीं कहीं फसल काटने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अधिकांश किसान आजकल हार्वेस्टर मशीन को फसल कटाई हेतु उपयोग में लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, दराते से फसल की कटाई की जा रही है इधर, और ये हार्वेस्टर मशीन फसल को काट रही है। थ्रेशरिंग देखते हैं। फसल की कटाई के बाद इसकी कमी दूर करने के लिए कुछ दिन इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के दाने को भूसे से अलग करते हैं, इसे थ्रेशरिंग कहते हैं। तो थ्रेशरिंग क्या होती है दोस्तों, ये आप नोट कीजिएगा। इसमें देखिए कि छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को हवा में फटक कर अलग कर देते हैं। अनाज के भारी जो दाने हैं, यानी अनाज के दाने भारी होने से पास ही नीचे गिरते रहते हैं और भूसा यानी जो चारा है वो उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है। ये चित्र में दर्शा भी रखा है। बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन मशीन यानी जो थ्रेशर है से फटकने का कार्य करते हैं और शीघ्रता से ये हो जाता है। ये कंबाइन मशीन से फटकना भी चित्र में दर्शाया हुआ है। अनाज का भंडारण। थ्रेशरिंग कार्य के बाद अनाज को बोरियों में भरकर किसान घर ले जाता है एवं चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। आइए घर लाए गए अनाज का किसान भंडारण करता है। आवश्यकता अनुसार घर रख लेता है, बाकी बचे मंडी में बेच जाता है। घर में रखे गए अनाज की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अनेक उपायों द्वारा भंडारित अनाज को नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं जिन्हें साइलो कहते हैं। इनका उपयोग किया जाता है, यानी जो मंडी वगैरह होती है वहाँ पे साइलो का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। तो दोस्तों अच्छे से नोट कीजिएगा, इनको अच्छे से समझिएगा कौन कौन सी फसलें कौन कौन से ज़िले में उगाई जाती है। ये एक तरफ फसल दिखा रखी है, दूसरी तरफ इसके उत्पादक जिले दर्शाए हैं। तो फसल में देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपने बाजरा। ये मुख्यतः अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर, बाड़मेर में उत्पादन इसका होता है। और मक्का चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद में। ज्वार अजमेर, पाली, टोंक, भरतपुर, अलवर में। चावल हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। गेहूँ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, बूंदी में। जौ जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, सीकर में। मोठ चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर में। और चना हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू में। मूंग नागौर, जोधपुर, जालौर, जयपुर, बाड़मेर में। चावला सीकर, नागौर, झुंझुनू में। अरहर उदयपुर, टोंक, जयपुर में। मूंगफली बीकानेर, सीकर, जयपुर। और सरसों श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर। तारामीरा श्रीगंगानगर, जालौर, पाली, जयपुर। सोयाबीन झालावाड़, चित्तौड़, बारां। कपास हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, श्रीगंगानगर। जीरा जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। धनिया बारां, झालावाड़ और कोटा में। अब बढ़ते हैं अपने राजस्थान में प्रमुख फसल व सब्जी उत्पादक क्षेत्र। फल है ये, प्रमुख फल एवं सब्जी उत्पादक क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपने संतरा झालावाड़ में होता है दोस्तों ज़्यादातर। और नींबू धौलपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है नींबू का। अमरूद सवाई माधोपुर में। मटर या टमाटर जयपुर में। बेर जयपुर में। आंवला जयपुर, मतीरा टोंक। मिर्ची सवाई माधोपुर। अदरक उदयपुर। लहसुन कोटा, माल्टा श्रीगंगानगर। अंगूर श्रीगंगानगर। ककड़ी बीकानेर। खरबूजा पाली। आम चित्तौड़गढ़। सौंफ सिरोही। अजवाइन चित्तौड़गढ़। प्याज जोधपुर, सीकर और अलवर में। केला बांसवाड़ा में। मौसमी श्रीगंगानगर में। अब पढ़ते हैं अपने फसल और पर्यावरण। हमारा दायित्व है कि हमारे आसपास का पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें स्वयं के साथ साथ अपने आसपास के पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें एवं स्वच्छता के साथ ही हमारे आसपास
हरियाली भी होनी चाहिए। फसलों के कारण हमारे आसपास का वातावरण हरा भरा रहता है, जिससे वायुमंडल शुद्ध रहता है। इसलिए फसलें पर्यावरण को सीधे सीधे प्रभावित करती है, जो इस प्रकार है। पहला बिंदु देखिए कि परिवेश में फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। दूसरा बिंदु है फसलें वायुमंडल की आर्द्रता बनाए रखने में सहायक है। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित एवं संतुलित बनाए रखने में उपयोगी होती है। आसपास के वातावरण का तापमान भी नियंत्रित रखती है। इसके अलावा आंधी, तूफान एवं बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत की भी रक्षा करती है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण कम करती है। जंतुओं को जीवन व सुरक्षा प्रदान करती है। अब पढ़ते हैं अपने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में अपने पढ़ते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ। ये अनुवांशिकी विशेषज्ञ भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। इन्होंने 1966 में मेक्सिको के बीज को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके उच्च गुण उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में बोए गए। इस क्रांति से ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्म श्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये अपने पाठ का सार है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देखिएगा इस पाठ में आपने क्या पढ़ा है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो अपने करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला देखिए, गेहूं एक फसल है। तो गेहूं दोस्तों रबी की फसल है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रबी की फसल। सिंचाई का आधुनिक साधन है। तो सिंचाई का आधुनिक साधन देखिए, क्या चड़ से नहीं है दोस्तों, डोकली भी नहीं है, रहट भी नहीं है, विद्युत पंप हो जाएगा। खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पोली बनाना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। स्वस्थ बीज वजन में खालिस्तान एवं अस्वस्थ बीज खालिस्तान होते हैं। तो स्वस्थ बीज दोस्तों वो भारी होते हैं और अस्वस्थ बीज हल्के यानी खोखले होते हैं। लगातार एक ही फसल बोने से मिट्टी की खालिस्तान क्षमता कम हो जाती है। तो मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। ऋतु के आधार पर फसलें मुख्य रूप से खालिस्तान प्रकार की होती है। तो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। तो इस तरीके से दोस्तों अपना अध्याय कंप्लीट होता है। आपके जो ये क्वेश्चन आपको अपने लास्ट में किए हैं, आपको कितने आते थे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। कुछ कमियां नज़र आई है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, तो ताकि जो आने वाली वीडियो है उनमें हम उनको सुधार सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।